अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो समाअत हुई अब वो कल तक मुलतवी हुई है। उस पर कल दोबारा दलाइल दिए जाएंगे अटॉर्नी जनरल की जानिब से। लेकिन आज इस पूरी समाअत में क्या हुआ, किसने दलाइल मुकम्मल किए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ़ जस्टिस और दीगर जजेस हैं उनके आपस में क्या मुकालमे होते रहे और ये समाअत जो है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, इस हवाले से हमारे साथ वसीम मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, खैरियत से हैं? तो कितने जो दरख्वास्त गुजार थे या पिटिशनर थे या जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था उनके दलाइल जो हैं वो इस वक्त तक मुकम्मल हो चुके हैं? देखिए जी, समाअत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की कोशिश थी, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की कोशिश थी कि जल्द से जल्द इन मुकदमात को निपटाया जाए, क्योंकि देखिए इस वक्त जितने भी दीगर 184(3) के मुकदमात या वो मुकदमात जो बराह रास्त मुफाद आमा से मुतल्लिक हैं उनके ऊपर समाअत नहीं हो रही और कोई ऐसा केस मुकर्रर नहीं किया जा रहा, क्योंकि काजी साहब का ये स्टांस था कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता दीगर जो समाअतें हैं वो मुकर्रर नहीं की जाएंगी। इस वक्त आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम अवामी नौयत के मामले हैं वो बराह रास्त इस मुकदमे से जुड़े हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सुप्रीम कोर्ट में एक जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ट्रायल का आगाज़ या उस तरह की कोई ख़बरें थी या उस तरह का फ़ैसला किया गया था, तो उस पर जो लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन और दीगर दरख्वास्त गुजार यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे, तो उस पर अब वो दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा है, वो भी 184(3) मुफाद आमा से मुतल्लिक है। इलेक्शंस के मैटर्स हैं, 90 दिन में इलेक्शन होते हैं नहीं होते। मुल्क में जो इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट चल रही है कि इंतखाबात कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई फैसला करेगी नहीं करेगी, वो मुकदमात फिक्स होंगे नहीं होंगे, वो भी बराह रास्त इस मुकदमे से जुड़े हैं और दीगर भी इस तरह के कई अवामी नौयत के मुकदमात हैं जो जुड़े हैं। तो अब समाअत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। आज के रोज़ जो थे MQM के जो वकील थे उन्होंने दलाइल दिए और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील थे, बल्कि वाइस चेयरमैन थे हारून और रशीद साहब, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि वो इस दरख्वास्त के हक़ में जो दलाइल हैं वो अपना लेते हैं जो दीगर दरख्वास्त गुजारों ने, जैसे गुज़श्ता रोज़ काफ लीग के जाहिद इब्राहिम साहब ने दलाइल दिए और आज फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए, तो वो अपना लिए गए। तो अब कल मुमकिन तौर पर बहुत हद तक चांसेस हैं कि कल जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपने हतमी दलाइल देंगे तो उसके बाद अगर कोई जवाब रिबर्टल आया तो वो भी कोई चंद मिनट्स का होगा और कल इस वक्त कोई दरख्वास्त के ऊपर एटलीस्ट फैसला महफूज हो चुका होगा, वो फिर सुनाया 1 या 2 दिन बाद जाएगा, मगर समाअत कल मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ने कल भी कहा था कि मैं आखिर में बात करूंगा, वो तो चलो आखिर में बात करेंगे, लेकिन वो कौन सी पार्टीज़ या कौन से वो लोग हैं जिन्होंने हिमायत की और दूसरी तरफ वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस कानून की मुखालफत की, एक्ट की मुखालफत की? अब देखिए कंपोजिशन देख लीजिए कि जब अप्रैल के महीने में ये एक्ट पास किया गया था उस वक्त की पार्लियामान की जानिब से, आप खुद पार्लियामेंट को कवर करते हैं, आपने ये बिल जब पास हो रहा होगा तो आपने वहाँ की सारी प्रोसीडिंग भी खुद देखी होंगी। तो उस वक्त जो अलाइज हुकूमतें थीं उसमें मुस्लिम लीग नून बड़ी स्टेक होल्डर थी, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे थी, पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग काफ थी। तो इन लोगों ने सिवाय पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी हैरान कुन तौर पर कहीं पे भी उसने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ना हिमायत की है ना इख्तलाफ किया है, बल्कि कल के रोज़ चीफ जस्टिस ने समाअत के इख्तिताम पर भी पूछा कि पीपल्स पार्टी बड़ी स्टेक होल्डर है, उनका नुक्ता नज़र क्यों नहीं आया? उनका कोई बंदा भी पेश नहीं हुआ, उनका कोई बंदा भी पेश नहीं हुआ। उनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी किए थे, जो फारूक एच नाइक साहब हैं लीगल मामलात पीपल्स पार्टी के देखते हैं, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। तो MQM ने हिमायत की है, काफ लीग ने हिमायत की है, मुस्लिम लीग नून ने हिमायत की है। ठीक है। और उस वक्त की वफाकी हुकूमत के अटॉर्नी जनरल थे, वो आज की वफाकी हुकूमत निगरान हुकूमत की भी अटॉर्नी जनरल है, ये निगरान हुकूमत भी उसको सपोर्ट कर रही है इस एक्ट को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की है और दीगर जो दरख्वास्त गुजार थे वो इन पर्सन थे, जैसे अब पर्सनल कैपेसिटी में एक दरख्वास्त गुजार अमीर खान थे, उनके वकील इम्तियाज़ सदीकी और ख्वाजा रहीम थे, उसके साथ साथ KPK से कुछ दरख्वास्त गुजार थे, कुछ यहाँ पंजाब से दरख्वास्त गुजार थे। तो तमाम जो दलाइल हैं वो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तो अटॉर्नी जनरल सिर्फ रह गए हैं, वो कल इस पे बात करेंगे। अच्छा, दूसरा अहम नुक्ता ये है कि ये समाअत चूँकि लाइव चल रही है, लोगों ने पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा है। हमने देखा कि मुनीब बख्तर और चीफ जस्टिस के दरमियान कल भी ये आपस में जुमलों का तबादला होता रहा, आज भी होता रहा, ये मामला क्या आखिर? देखिए, काजी साहब का एक टेम्परामेंट का इशू तो है। अच्छा, वो हम इनके चीफ जस्टिस बनने से कबल भी जब ये अदालती अमूर हमने कवर किए तो वहाँ पर वो वकला के साथ बरहम भी हो जाते थे, वकला को जुर्माना भी कर देते थे और अगर कोई गलती हो गई है तो वो उनके यहाँ उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। चीफ जस्टिस बने और उन्होंने शुरू में कोशिश भी की, नो डाउट इस पर काजी साहब को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने कोर्ट को यूनाइट करने की कोशिश की। लेकिन अगेन एक मसला कि जब फुल कोर्ट बिठाया है आपने और उसमें कोई भी जज
जज बैठा है तो वो जब तक दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं उनसे सवालात नहीं करेगा तो वो किस तरह अपना माइंड बनाएगा। उसने फैसला देना है, उसने उस फैसले में कोई रीजनिंग लिखनी है। तो ये सब ने भी देखा और शायद मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब का जो लाइव नशरियात वाला मामला था ये उल्टा उनके गले ही पड़ गया। क्योंकि देखिए उनके इस टेम्परामेंट की वजह से गुज़श्ता रोज़ भी ये जो तकरार थी होते होते रह गई। अब हम जब सुप्रीम कोर्ट के पुराने मामलात को देखते हैं कि जब काजी साहब का रेफरेंस आ रहा था, काजी साहब के ऊपर सदारती रेफरेंस की समाअत हो रही थी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्या सवालात किए थे, काजी साहब का जस्टिस मुनीब से वहाँ क्या फड्डा हुआ था, तो कल जैसे ही आपस में नोक जोक होते होते रह गई तो हमें डर था कि कहीं ये बेंच ही ना टूट जाए, ये मामलात ही ख़राब ना हो जाए। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल यही थी कि जब कल गुज़श्ता समाअत में काजी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बार बार रोका तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कुछ पर्ची पे लिखा और वो पर्ची जस्टिस एजाज को दी। जस्टिस एजाज वो पर्ची देखकर मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब को वो पर्ची दी। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वो पर्ची पढ़ी, फिर जस्टिस एजाज और काजी फ़ायज़ ईसा के दरमियान सरगोशी हुई क्योंकि जस्टिस एजाज काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मुनीब के दरमियान में बैठते हैं। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फ़ौरन ही कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और मेरे जो साथी जज हैं उन्होंने बड़ी अहम नौइयत के सवालात पूछे हैं, हम अब ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके वकील साहब आप इन सवालात का जवाब आधे घंटे का फिर ब्रेक लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक दिया और हैरानकुन तौर पर उस ब्रेक के बाद कोई 2 घंटे और 40 मिनट समाअत चली और उस समाअत में सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवालात किए और उस पर काजी साहब ने बिल्कुल नहीं टोका। तो आज जब वो सवालात कर रहे थे तो बजाय जो उनका टेम्परामेंट है वो लूज होते होते रह गया। खैर मामलात वहीं तक रुके, यहाँ तक हमने सुप्रीम कोर्ट में ये भी देखा है कि जजेस का आपस में मामला इस हद तक पहुँच जाता था कि फिर बेंचेस को उठना पड़ता था, बेंचेस टूट जाते थे। ये पूरी एक तारीख है। बहरहाल जब तक कोई जज सवाल नहीं करेगा, जब तक कोई जज खुद से मुतमईन नहीं होगा तो फिर वो फैसला कैसे दे सकता है। मेरा भी यही सवाल था कल कि चूँकि सारा दिन हमने भी इस पूरे मामले को देखा, आपका नहीं ख्याल कि कल मुनीब अख्तर जिस तरह बार बार सवालात कर रहे थे या मेरा ख्याल है कि वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट तक भी दरमियान में बोलते रहे तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया उन्होंने कल। अब देखिए ये एक डिबेटेबल मामला है कि जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों सवालात कर रहे हैं, मगर मैंने जहाँ तक मुझे 3 से 4 साल का यहाँ अदालत का तजर्बा है मैं आपको एक चीज़ बड़े वसूख से कह सकता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर उन जजेस में हैं जो केस की तारीख को पढ़ के आते हैं, यानी पूरे केस को स्टडी करके आते हैं। जब आपने केस को स्टडी किया है और फिर आप कमरा अदालत में आए हैं तो फिर आपके लिए पूछने के लिए बहुत कुछ होता है। तो जस्टिस मुनीब इस मुकदमे में नहीं, हर मुकदमे में जब भी सवालात करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त उनका मैं एटलीस्ट जस्टिस मुनीब अख्तर की 15 जजेस में से जहानत का मोतरफ हूँ कि वो जिस हद तक जाकर जितनी खूबसूरती से सवालात करते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखिए, मुझे एक बात बताइए कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर सवालात कर रहे थे तो कोई उनका एक ऐसा सवाल पॉइंट आउट कीजिए जो इररेलेवेंट हो। आप किसी भी कानूनदान से, किसी भी वकील से चलें आप पार्लिमान करते हैं, मुझे थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट करते हुए वक्त हुआ, मगर सीनियर लोगों से पूछिए। तो मैं अभी वो कुछ रिसर्च कर रहा था कि अब इस मुकदमे के ऊपर टोटल 5 समातें हुई थी। लार्जर बेंच की जो 8 रुकनी बेंच ने जस्टिस बंदयाल साहब की सरबराही में था और चौथी कार्रवाई आज थी, 4 समातें ये थी। इन समातों में मुतअद्दिद ऐसे सवालात जो हैं वो मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछे। वैलिड सवाल थे, दरख्वास्त गुजार के जो वकला थे, चाहे वो दरख्वास्त के हक में हो या मुखालफत में हो, कोई भी उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाया। तो उनकी खासियत है कि वो पढ़ कर आते हैं और जब आप तैयार होते हैं तो फिर आपके पास बोलने और पूछने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है। दूसरा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि मुझे लग रहा है कि इस पूरे बेंच में थोड़ा सा ना आप कहें कि तकसीम है, तो कितने जजेस आप समझते हैं कि वो चीफ़ जस्टिस की जहन से मुताबिकत रखते हैं या उसकी साइड पे हैं, या एक दूसरा जो साइड है जिसमें मुनीब अख्तर हैं और दूसरे जजेस हैं, तो किसका पल आपको भारी लग रहा है और फैसला क्या रहा है? देखिए बेंच की कंपोजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें कैलकुलेशन भी करनी नहीं पड़ती। कहा जाता था, मैं इस बात को नहीं मानता, उस वक्त कहा जाता था, बड़ा डिबेटेबल भी रहा ये कि जी एक धड़ा बंदयाल साहब का है और एक धड़ा काजी फ़ायज़ ईसा साहब का। अब बंदयाल साहब तो जा चुके, अब जो बंदयाल साहब के धड़े के जो जजेस जिनको लोग कहते हैं उनमें से 7 जजेस ऐसे हैं जो इस एक्ट पर हुक्म इम्तना देकर बैठे हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जैसे शाहिद वहीद हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं। अच्छा, ये लोग तो ऑलरेडी स्टे देकर बैठे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो हैं वो 8 जजेस हैं। उन 8 जजेस में जस्टिस चीफ जस्टिस खुद हो गए, उनके साथ जो उनके दाएं हाथ पर बैठते हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद सीनियर प्यूनी जज हैं, फिर जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और उसमें जस्टिस जमाल खान मंदो खेल हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा को भी समझा जा रहा था कि वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ मुताबिकत रखती हैं। मगर इंटरेस्टिंगली जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने तो इतनी अहम ऑब्जर्वेशन दे दी, उन्होंने शायद पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया और दूसरी समाअत थी गालिबन जो 3 अक्टूबर को समाअत थी, मुझे याद है, उनके
एग्जैक्ट रिमार्क्स और वर्ड्स याद है, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अमेंडेड बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, आइन को गैर आइनी तरीके से तब्दील किया गया है, उसमें तरमीम की गई है। तो उनकी तो ऑब्जर्वेशन सामने है कि वो भी शायद इस एक्ट के हक में ना जाएं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखूं तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर वो पहले तो स्टे देकर बैठे हैं, मगर अब वो थोड़ा कहीं ना कहीं काजी साहब के साथ मुताबिकत रखते जा रहे हैं, उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है। ठीक है। मगर जो सबसे अहम बात, बड़े ज़बरदस्त जज हैं जैसे याया अफरीदी, अभी तक वो नहीं बोले, वो कहते हैं ना कि तमाम जो पत्ते हैं वो सीने के साथ लगा कर बैठे हैं, और बड़े शानदार जज हैं नो डाउट। तो मुझे लग रहा है कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस एक्ट के हवाले से, मैं दो चीज़ों में इस एक्ट को डिवाइड करता हूँ। एक है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करना, और दूसरा है आइन के आर्टिकल 184(3) में जो अपील का हक दिया गया है। तो जहाँ तक मामला चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने का है, वो तो शायद मुमकिन तौर पर कन्फर्म नहीं है अभी तक, तो वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उस हद तक बहाल कराने में कामयाब हो जाएँ। मगर जो आइन के आर्टिकल 184(3) में अपील का मामला है, तो काजी साहब के धड़े के समझे जाने वाले जजेस से भी उन्हें शायद बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ेगा और डिसेंट आ सकता है। और 184(3) तो मुझे नहीं लगता कि ये अदालत या ये बेंच या ये फुल कोर्ट बहाल करे। बहरहाल बेहतर यही है कि अगर इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि जो कुछ उस एक्ट में दिया गया है, लोग कहते हैं कि उस वक्त जो हुकूमत थी, आप भी बेहतर जानते हैं, जो तकरीरें हुई, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इंतखाबात के मामले को सुन रही थी, उस वक्त पूरी रियासत बशमूल पार्लिमान इंतखाबात नहीं देखना चाहती थी, चीफ जस्टिस के हाथ बांधने के लिए ये कानून साजी की गई। तो अगर इस एक्ट को आप, इस एक्ट की सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, काजी साहब समझते हैं, हम खुद ये समझते हैं होना चाहिए, तो अगर ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है तो इस दरखास्तों को आप ख़त्म करें और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर बैठ के ये सारी चीज़ें आप दे दें, ये आपके पास अख्तियारात हैं, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सारे दरखास्त गुजार कह रहे हैं। थैंक यू। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और आइंदा क्या हो सकता है, जजेस के दरमियान क्या बातें हुई और कौन सा जज क्या राय अपनी वो अपना सकता है फ़ैसले के वक्त। ये तमाम तर बातें आपने सुनी। थैंक यू सो मच। सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।